तो कल के क्लास में हम लोग बात किए थे दांत क्या है और दांत के प्रकार क्या है, उसके बाद दंत अस्थिक्षय क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझ चुके थे। आज हम लोग बातें करते हैं ग्रसनी की। तो ग्रसनी क्या है इसको समझते हैं। तो ग्रसनी मुख हुआ का पिछला भाग होता है। इसमें दो छिद्र होते हैं। एक छिद्र होता है निगल द्वार, जिसके द्वारा भोजन हम लोग अंदर की तरफ लेते हैं, मतलब आहार नाल का अगला भाग होता है। और दूसरा होता है कंठ द्वार। ये श्वसन नली में खुलता है, जिसे नियंत्रित कौन करता है? एपिग्लॉटिस नियंत्रित करता है। यहाँ पे मान लो ये निगल द्वार है और इसे दो भागों में बांटा गया है। एक है फूड वाली यानी भोजन वाली और दूसरा है हवा वाली। इसे नियंत्रित यहाँ पे एपिग्लॉटिस करता है। जब हम लोग खाना खाते हैं उस समय एपिग्लॉटिस यहाँ आ जाता है और खाना यहाँ से यहाँ आ जाता है। और जैसे हम लोग खाना खाना बंद करते हैं, पानी पीना बंद करते हैं, वैसे ही एपिग्लॉटिस यहाँ आ जाता है। ये मस्तिष्क के नियंत्रण से चलता है। इसलिए जब हम लोग खाना खाते रहते हैं और हम लोग का ध्यान कहीं और रहता है तो तुरंत फेफड़े में अनाज का दाना चला जाता है और इस प्रकार हमें हुचकी आती है, जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं? हिचकते हैं जोर जोर से। तो ये किसके ऊपर नियंत्रित करता है? मस्तिष्क के अकॉर्डिंग ये काम करता है और ये नियंत्रित करता है हवा वाली और फूड वाली नली को। तो ये ग्रास ग्रासनी का काम है। अब हम बातें करते हैं ग्रास नली की। तो ग्रास नली क्या है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। फेरिंक्स इसको बोलते हैं, ग्रास नली को इंग्लिश में फेरिंक्स बोलते हैं। तो यह आहार नाल का दूसरा भाग होता है जो नलीनुमा संरचना वाली होता है। क्या होता है? आहार नाल का दूसरा भाग होता है जो क्या होता है? नलीनुमा संरचना वाली होता है। इसमें सना हुआ भोजन, जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो मुंह में लार ग्रंथियां से लार निकलता है और उसके द्वारा भोजन क्या होता है? सन जाता है यानी गीला हो जाता है। और ये गीला सना हुआ भोजन जो है ग्रास नली में जाता है। जैसे ग्रास नली में जाता है तो इसमें एक प्रकार का वेव तरंग उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है? शिथिलन और संकुचन शुरू हो जाता है यानी घचपच शुरू हो जाता है। नली अपने से बंद चालू होने लगता है। एक कोटिलेज का बना होता है, सी आकार का कोटिलेज, काफी मुलायम हड्डियां होती है। चूंकि इसलिए कोटिलेज होना जरूरी है कि ये आपस में चिपके नहीं। जैसे चिपकेगा तो फिर हमें परेशानी होने शुरू लगेगी। तो ये शिथिलन और संकुचन की क्रिया करती है, जिसके द्वारा भोजन अंदर जाता है। तो इस शिथिलन और संकुचन को हम लोग क्रमानुकंचन कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्रमानुकंचन कहते हैं। इसी क्रिया के द्वारा भोजन हमारे मुख गुहा से आमाशय तक पहुंचता है ग्रास नली के द्वारा। तो इस गति के कारण भोजन धीरे धीरे कहाँ पे जाता है? ग्रास नली में जाता है। अब हम लोग बातें कर लिए हैं किन किन चीजों का, उसको समझते हैं। मुख गुहा की बातें कर लिए हैं, यानी मुख गुहा के अंदर में दांत, जीभ और लार ग्रंथि की बात कर ली है। फिर ग्रसनी की बातें की हैं, फिर ग्रास नली की बात किए हैं। अब हम आमाशय की बातें करते हैं। तो आप फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आगे आमाशय की बात हम करने वाले हैं। तो हम लोग बातें करते हैं आमाशय की। तो आमाशय क्या होता है इसको समझते हैं। यह एक चौड़ी थैली जैसी संरचना होती है जो उदर गुहा की बाईं ओर शुरू होकर अनुप्रस्थ दिशा में फैली होती है। उदर गुहा की बाईं ओर शुरू होकर कहाँ? अनुप्रस्थ दिशा में, मतलब पेट की दिशा में फैली होती है चारों तरफ। ये आमाशय जो होता है इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भरा होता है और ये तीन भागों में बटा है। एक भाग का नाम है कार्डियक, दूसरा का नाम है पुंडिक और तीसरा का नाम है पैरोलिक क्षेत्र। इसी पैरोलिक क्षेत्र के द्वारा ये छोटी आते हैं। ये संरचना क्या है? छोटी आंत की संरचना है और ये इसमें एक नली पाई जाती है। इस नली को बोलते हैं पैरोलिक छिद्र। तो एग्जाम में क्वेश्चन भी बनता है यहाँ से कि आमाशय और छोटी आंत के जोड़ने वाले नली का क्या नाम है? तो पैरोलिक छिद्र नाम है। अब समझते हैं आमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि क्या है। तो आमाशय की भित्ति या दीवार पर स्तंभाकार एपिथेलियमी कोशिकाओं का अस्तर होता है। क्या होता है? स्तंभाकार एपिथेलियमिक कोशिकाओं का एक अस्तर होता है जो जगह जगह से अंदर की ओर धंसे होते हैं। इन धंसे भागों की कोशिकाएं जिस ग्रंथि का निर्माण करती है उसे आमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि कहते हैं। इसका मुख्य काम क्या होता है? जठर ग्रंथि का मुख्य काम क्या होता है? पाचन के लिए आवश्यक पदार्थों का स्त्राव करना, यानी पाचन के लिए जो आवश्यक पदार्थ है उनका क्या करना? स्त्राव करना, मतलब उसमें से निकालना। जठर ग्रंथि की कोशिकाएं तीन प्रकार की होती है। एक श्लेष्मा या म्यूकस होती है, तो यहाँ हम लिखते हैं उसको। तो हम लोग समझते हैं जठर ग्रंथिया की कोशिकाएं तीन प्रकार की होती है। कौन कौन होती है? श्लेष्मा, इसी को म्यूकस बोलते हैं, अम्लजन कोशिकाएं और एक है जाइमोजिन कोशिकाएं। तो इसके बारे में एक एक कर हम विस्तार से समझते हैं कि श्लेष्मा या म्यूकस कोशिकाएं क्या है।
तो ये श्लेष्मा या म्यूकस जो है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हमें बचाता है। दो में है अम्लजन कोशिका, इसी को बोलते हैं भित्तीय या अम्लजन कोशिका है। इसका काम क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को निष्क्रिय करके पेप्सिनोजेन कैसे बनता है? प्रोटीन के पाचन से, को सक्रिय पेप्सिन में बदल देता है तथा भोजन के साथ आने वाली जो हानिकारक चीजें हैं उसे क्या करता है? हानिकारक वायरस को मारने का काम कौन करता है? तो अम्लजन कोशिकाएं या भित्तिया करता है। 3 में है जाइमोजिन कोशिका, इसी को ही बोलते हैं हम लोग मुख्य कोशिका। तो एक क्या है? पेप्सिनोजेन यानी पेप्सिन प्रोटीन पर कार्य कर उसे पेप्टोजन में बदलता है, यानी प्रोटीन को पेप्टोजन में बदलने का काम कौन करता है? मुख्य या जाइमोजिन कोशिकाएं करता है। जब मुंह में हम लोग खाना खाते हैं तो सारा प्रोटीन या सारा कार्बोहाइड्रेट को नहीं पचा पाते हैं, कुछ को छोड़ देते हैं। हालांकि मुंह में मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट का ही पाचन होता है, जबकि कुछ कार्बोहाइड्रेट भी बच जाता है। तो नोट करके हम सम फैक्ट की बातें करते हैं और समझते हैं कि आमाशय का क्या क्या काम है। तो आमाशय में प्रतिदिन 5 लीटर जठररस निकलता है। तो हम इसे क्या करते हैं? इरेज करते हैं और सम फैक्ट को एक एक करके लिखते हैं जो आमाशय के बारे में ही केवल है। तो हम लोग बातें करते हैं सम फैक्ट की। इसमें फैक्ट नंबर 1 ये है, आमाशय में प्रतिदिन 3 लीटर जठर रस का निर्माण होता है, यानी 3 लीटर जठर रस प्रतिदिन निकलता है। आमाशय में 2 में आमाशय की ग्रंथियों से कभी कभी अत्यधिक अम्ल का निर्माण होता है, जिसके कारण म्यूकस का निर्माण घट जाता है। अब म्यूकस का निर्माण घटेगा तो स्वाभाविक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण अधिक होने लगेगा, जिससे आमाशय की दीवार पर कहीं कहीं अंदर की ओर धंसा हुआ घाव का निर्माण हो जाता है, यानी बन जाता है। ऐसे घाव अल्सर कहलाता है। आमाशय में प्रोटीन के अलावा वसा का भी आंशिक पाचन शुरू हो जाता है, जो गैस्ट्रिक लाइपेज के द्वारा पॉसिबल हो पाता है। आमाशय में भोजन का स्वरूप गाढ़े लेई जैसा होता है, जिसे क्या बोलते हैं? काइम बोलते हैं। हम लोग जब उल्टी करते हैं तो वो काइम ही रहता है, यानी गाढ़े लेई जैसा पदार्थ होता है। आमाशय से पायरोलिक छिद्र के द्वारा छोटी आंत में खुलता है। कौन? जो हम लोग भोजन खा रहे थे वो भोजन आमाशय के द्वारा छोटी आंत में पायरोलिक छिद्र के द्वारा जाता है, जो हम फिगर में पिछले समय में देखे हैं। तो अब हम लोग बातें करते हैं छोटी आंत की बातें करते हैं। तो आइए अभी से हम इरेज करते हैं। आप स्क्रीनशॉट फिलहाल ले सकते हैं इसका। देखिए, तो अब हम लोग बातें करते हैं छोटी आंत की। तो यहाँ पर देखिएगा फिगर, ए आमाशय है, यहाँ से स्टार्ट होता है आहार नल, मुख्य गुहा में दांत, जीभ और मुंह तथा लार ग्रंथियां होता है। एक ग्रासनली है और ग्रसनी यहाँ पे ही पाया जाता है। इसके बाद आमाशय है। आमाशय के बारे में अभी फिलहाल हम लोग पढ़े हैं। ये पायरोलिक छिद्र है, इसके द्वारा छोटी आंतें जुड़ा होता है। हालांकि ये बहुत लंबा होता है, करीबन मान के चलो 6 मीटर का ये होता है। 6-6.5 मीटर का लगभग में इसकी लंबाई होता है। लेकिन इसको छोटी आंत इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पतला होता है। और ये छोटी आंत जो है ये यहाँ से जुड़ा होता है, बड़ी आंत से आगे की तरफ चलता है। तो पहले हम छोटी आंतों के बारे में समझ लेते हैं, फिर बड़ी आंतों की बात करेंगे। तो ये बेलनाकार संरचना होता है, जो आहार नल का सबसे लंबा भाग होता है। आहार नल का सबसे लंबा भाग की बात करें तो कौन है? छोटी आंत है। आहार नल के इसी भाग में पाचन की क्रिया संपूर्ण होती है। हम लोग जो खाना खाते हैं वो टोटली जो है पाचन की क्रिया कहाँ पे संपन्न होती है? आहार नल में ही संपन्न होती है। मनुष्य में इसकी लंबाई 6 मीटर होती है और शाकाहारी जंतु में इसकी लंबाई थोड़ा सा और ज्यादा होता है। इसके कारण यह है कि शाकाहारी जंतु ज्यादा साग और फल सब्जियां का इस्तेमाल करता है, खाता है, तो उसमें सेलुलोज की मात्रा थोड़ा ज्यादा होता है। चूंकि सेलुलोज अधिक मात्रा में पाचन कर सके, इसलिए शाकाहारी जीवों में इसकी लंबाई, छोटी आंत की लंबाई कुछ ज्यादा ही होता है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। एक होता है ग्रहणी, दूसरा होता है जेजुनम और तीसरा होता है इलियम। क्या क्या होता है? छोटी आंत 3 भागों में बटा है। एक है ग्रहणी, दूसरा है जेजुनम और तीसरा है इलियम। तो ये छोटी आंतें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छोटी आंत का सबसे लंबा भाग इलियम कहलाता है। छोटी आंत का सबसे लंबा जो भाग होता है वो क्या कहलाता है? इलियम कहलाता है। इलियम में ही भोजन का संपूर्ण पाचन होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण भी इसी भाग में होता है। पचा हुआ जो भोजन होता है इसका अवशोषण कहाँ पे होता है? इलियम में ही होता है। छोटी आंत में भोजन का पाचन पित्त रस, अग्नाशय रस तथा आंत रस, जिसे क्या बोलते हैं? शक्कर एंटीरस, एंटीकरस भी बोलते हैं, एंटीरिकस बोलते हैं, जो क्रमशः यकृत,
अग्नाशय तथा आंत से निकलता है, के द्वारा होता है। तो हम लोग बातें कर लिए यहाँ तक छोटी आंत की। अब बातें करते हैं यकृत की। तो यकृत कहाँ होता है इसको थोड़ा समझेंगे। तो यकृत जो है यहाँ पे ऐसे इस तरह के रचना में होता है और यहाँ पे क्या होता है, पित्ताशय होता है। तो अब हम लोग बातें कर लेते हैं यकृत की। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होता है जो उदर के दाएं तरफ भागों में, दाएं तरफ वाले भागों में स्थित होता है। इससे पित्त रस का स्त्राव होता है। पित्त हरा रंग का क्षारीय द्रव्य होता है। तो पित्त के कार्य क्या है उसको समझते हैं। आमाशय से ग्रहणी में आए जलीय कायम की अम्लीयता को नष्ट कर, आमाशय से ग्रहणी में आए अम्लीय कायम की अम्लीयता को नष्ट कर उसे क्षारीय बना देता है, ताकि अग्नाशय रस के एंजाइम उस पर कार्य आसानी से कर सके। पित्त के लवणों की सहायता से भोजन के वसा का विखंडन तथा पाचीकरण होता है, ताकि वसा को तोड़ने वाला जो एंजाइम है उस पर आसानी से कार्य कर सके। तो हम लोग यहाँ तक ही रहने देते हैं आज के क्लास। अग्नाशय के बारे में और बड़ी आंत के बारे में कल की क्लास में करेंगे, और कल आपको ये चैप्टर पूरा फिनिश मिलेगा। इसके बाद हम लोग श्वसन की बातें करेंगे। तो आई होप आपको बहुत ही बेहतरीन क्लास लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।